हेलो दोस्तों। कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कल मैं नहीं आ पाया, तबीयत नहीं सही थी। शांति कौशल की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, शांति कौशल के आधार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें है शांति अभिवृत्तियाँ। शांति अभिवृत्तियाँ क्या है? देखिए, अभिवृत्ति का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं या उसकी उपयोगिता क्या है, इस पे हम बात करते हैं। ये शांति की बात हमेशा प्राचीन काल से होती आई, लेकिन उस समय की बात, उस समय का विचार क्या आज उसकी उपयोगिता है? उदाहरण के लिए ये समझिए, पहिए का आविष्कार आदिकाल में हो गया, तो क्या वही पहिए का आविष्कार, वही चीज़ आज वो हम सीधे सीधे यूज कर सकते हैं? नहीं ना। टेक्नोलॉजी बढ़ी, मांग बढ़ा, उसकी उपयोगिता बढ़ी, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग हुआ। इसी तरह से आज भी शांति की बात पहले भी होती थी और आज भी होती है, लेकिन उसकी अभिवृत्ति, उसकी अनिवार्यता, उसकी उपयोगिता बदल गई है। तो वो क्या मांग है इस समय? परमाणुवाद का विरोध करने के लिए। उसके लिए हमारी अपनी आज की एटीट्यूड में ये क्या क्या शामिल हुआ है? परमाणुवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय समझ, विविधता के लिए सहन शक्ति, समानता, इक्वलिटी, सह अस्तित्व, को एक्सिस्टेंस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, अब थोड़ा विस्तार से थोड़ा थोड़ा देखते हैं। परमाणुवाद का विरोध, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि परमाणुवाद का शांति हमेशा कहता है, जिसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें बात की थी। शांति के विषय के लिए, शांति के लिए तथ्यात्मकता, सकारात्मक थी, उसकी बात की थी। तो परमाणुवाद का विरोध, शांति, आज का शांति यह मांग करता है कि परमाणु की उपयोगिता ही नहीं है, परमाणु बम की ज़रूरत ही नहीं है, परमाणु की उपयोगिता ही नहीं है, परमाणु बम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये आज की मांग ये है कि हमें अपनी समझ ऐसी बनानी चाहिए जो विश्व शांति की ओर ले चले या अग्रसर कर दे। ठीक है। तीसरा है विविधता के लिए सहन शक्ति। आप एक सिंपल सा उदाहरण अभी अ, इसी में घर में देख लीजिए, या फिर जो लॉकडाउन है उसमें देख लीजिए। घर में कम से कम 4 लोग हैं, 4 परिवार है, या संख्या जितनी भी हो, आप चाहते हैं कि लोग घर से ना निकलें, लेकिन कुछ का विचार, या आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो कुछ लोगों का विचार कुछ अलग होता है। अभी कल मुख्यमंत्रियों का अधिवेशन हो से उन्होंने प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन बात किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। उसमें किसी का विचार कुछ और था, किसी का विचार कुछ और था। हो सकता है कि उनके खुद के विचार से उनका विचार अलग हो, तो क्या अ, गुस्सा हो जाए? नहीं। विविधता के को सहन शक्ति क्या करता है? अपनी शांति यही करता है, विविधता का सहन शक्ति लाना। समानता, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सह अस्तित्व, अगर मेरा भी अस्तित्व है तो आपका भी अस्तित्व है। अगर मेरे वीडियो पे आपको कुछ गलत लगता है या मेरे पढ़ाने पे कोई कमी आती है तो आप भी बोलेंगे, आपका भी अस्तित्व है। इसीलिए तो शिक्षा में टू वे की बात चली थी। सबसे पहले वन वे थी, बाद में टू वे हुई, और जॉन डीवी ने तो उसको ट्रायंगल बना दिया। ठीक है। तो दोनों तरफ का अस्तित्व होना चाहिए। अहिंसा, शांति कभी हिंसा की बात नहीं करती, हिंसा की मांग नहीं करती, उसकी अभिव्यक्ति कभी हिंसात्मक नहीं हो सकती, हमेशा अहिंसात्मक। संप्रेषण कौशल, अगर आपके अंदर आप बड़े बड़े मनुष्यों को देखते होंगे, साधु संतों को देखते होंगे, बड़े विचारकों को देखते होंगे, उनके बोलने का तरीका ऐसा होता है, संप्रेषण का स्किल इतना अच्छा होता है कि आपके दिमाग को माइंड, जिसको बोलते हैं ना, माइंड गेम खेलना, या फ्रेज कर देते हैं कि आप शांति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ऐसा कुछ कौशल रहेगा तभी आप कर पाएंगे। आशा है कि आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे, अब हमारी दूसरी टॉपिक शुरू होती है, व्यक्तित्व। शांति क्या है, अर्थ, सब कुछ आप लोगों ने जान लिया। शांति अभिव्यक्ति जान ली, कौशल जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का स्वरूप, विकास और निर्धारण, आदत एवं स्वभाव, जिसमें चित्त प्रवृत्ति की बात करेंगे। स्व जागरूकता, व्यक्तित्व का विकास व वातावरण का प्रभाव, व्यक्ति के 5 गुण, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखा, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति, व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति। इस पे अब आगे बात होगी। चलिए सीधे आते हैं व्यक्तित्व पर। देखिए, व्यक्तित्व आपने पिछले कक्षाओं में या पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा होगा।
तो उस पे ज़्यादा पढ़ाते न हुए एक छोटा सा आपको ब्रीफ नोट्स मैं दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद हम शांति शिक्षा में उसको ले आते हैं। पहला है व्यक्तित्व का अध्ययन, बड़ा दिलचस्प रहा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति आए, G.W. आलपोर्ट। इनको बहुत ही सम्मान मिलता है व्यक्तित्व के अध्ययन में। G.W. आलपोर्ट ने अपनी एक किताब लिखी, पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल टेम्परा इंटरप्रिटेशन। पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इन्होंने एक किताब लिखी जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने जितनी भी परिभाषाएं थी उसको एकत्रित किया, तो उन्होंने कहा कि 49 परिभाषाएं हैं जो 5 श्रेणियों में है। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी 50वीं परिभाषा दी, जिसमें यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे उनकी 50वीं परिभाषा, जो कि आपको पिछले सेमेस्टर में याद करवाया गया होगा मैम या सर द्वारा, आप देख लीजिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। वैसे व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी का अर्थ होता है, ये सब छोड़ दीजिए, हम आते हैं सीधे व्यक्तित्व। जो पर्सनालिटी है किसी पर्सन के भीतर, किसी व्यक्ति के भीतर वह तंत्र है, कौन सा, मनोशारीरिक तंत्र है, जिसमें वह तंत्र या वह संगठन है जो वातावरण में समायोजन का निर्धारण करता है। सीधी सी भाषा में व्यक्तित्व वह गुण है जो शरीर के अंदर तांत्रिक तंत्र रूप में प्रस्तुत या संगठन के रूप में उपस्थित है और वातावरण के साथ पूर्ण समायोजन कराता है। सीधे लैंग्वेज में आलपोर्ट का परिभाषा समझ लीजिए। एक मैंने और परिभाषा लिखा है इसमें, आर बी कैटल का। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। बहुत सही, जैसे लोग कहते हैं पूत का पाँव पालने में ही देखने को मिल जाता है, वैसे ही आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, गांधी जी को ही ले लीजिए, आपने गांधी जी से मिल लिया, ठीक, आप यह भविष्यवाणी कर सकते हैं ना कि गांधी जी कभी डंडा नहीं उठाएंगे, कभी गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में पता है। अगर किसी ने कहा कि गांधी जी एक एक जगह लिखा हुआ है, या हमने अभी, मान ली गांधी जी मरे नहीं हो, हमने अभी गांधी जी को देखा है चौराहे पे मारपीट कर रहे थे, क्या यह सत्य हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने उनके व्यक्तित्व को देख के यह भविष्यवाणी कर कर रखी है कि वह अहिंसा के प्रेमी हैं, वो कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। पहला आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दार्शनिक दृष्टिकोण। जो दार्शनिक लोग हैं, फिलोसफर लोग, उनका मानना है कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। व्यक्तित्व क्या है? इन इनर इनर थिंकिंग, इनर नॉलेज का दूसरा नाम है, जो पूर्णता प्राप्ति के उपरांत आदर्श को प्रदर्शित। अगर आपके अंदर का आंतरिक आत्मज्ञान जागृत हो गया तो आपको एक आदर्श पुरुष बनाएगा, यही करेगा। दूसरा है समाज शास्त्री दृष्टिकोण। देखिए, जिनका जो दृष्टिकोण है, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, जो जिस रूप में देखेगा उसी रूप में बात करेगा। दर्शन वाले हमेशा दर्शन को प्राथमिकता देंगे, समाजशास्त्री वाले सोशोलॉजी को देंगे, मनो वाले साइको को देंगे। तो दर्शन वाले क्या करते हैं? आत्मज्ञान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखिए आपके सामने ही है, आत्मज्ञान की बात करेंगे। समाजशास्त्री समाज की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक क्या करेंगे? इसमें जन्मजात और अर्जित स्वभाव मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे। बात समझ में आया? तो हम देखते हैं समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या कहता है। व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है। समाज में संगठन और समाज की बात होती है, उस तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। देखिए, स्थान तो प्राप्त कराएंगे सभी लोग, सभी तत्वों का संगठन है। अगर अच्छे तत्वों का आप संगठन करेंगे तो अच्छे पुरुष कहलाएंगे समाज में। बुरे तत्वों का संगठन करेंगे, बुरे तत्वों को इकट्ठा करेंगे तो आप क्रिमिनल कहलाएंगे, बुरे कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण।
व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। वेरी गुड। समूचा सार, सब निचोड़। उस निचोड़ में क्या क्या होता है? जन्मजात चीज़ें होती हैं, गुण होती हैं, अर्जित स्वभाव होता है, मूल प्रवृत्ति के गुण होते हैं, हमारी भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। ये जो जितने भी हैं, इसका सार, इसका निचोड़ ही क्या है? आपका व्यक्तित्व है। लोग कहते हैं वो जन्म से भैया सीधे हैं। उन्होंने इतना दुख सहा है, इतना कि उनका स्वभाव चेंज हो गया, अर्जित स्वभाव। उनकी मूल प्रवृत्ति कम बोलना है। ये सब व्यक्तित्व के गुण है ना। वो भावनाएं और उनकी इच्छाएं बड़ी सीमित है, बड़ा ईमानदार व्यक्ति हैं। क्या है ये सब? ये सब समूचा सार है जो व्यक्तित्व को व्यक्तित्व बनाता है। आगे आते हैं हम लोग। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। देखिए, इसमें मनोविश्लेषणात्मक, इसके जन्मदाता थे सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने 3 भागों में बांटा व्यक्तित्व को। इद, ईगो, सुपर ईगो। इदम, अहम, परम अहम। ये सब व्यक्तियों में होता है। ठीक है। जो पहला ईद होता है ना, इदम जिसको बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जो कि अभी ब्रह्मांड से नहीं, पहले प्रकार के व्यक्ति वो आते हैं जो अपने प्राकृतिक शक्तियों का अबोध और अज्ञान अवस्था में पड़े रहते हैं। इदम जो होता है ना, उनको अज्ञान, जो मूर्ख जिसको बोलते हैं। अगर अंदर इदम है तो आपको एकदम, आप एक अज्ञान बने रहेंगे, कोई मतलब बने नहीं दुनियादारी से। अगर ईगो आ गया तो थोड़ी सी चेतना आ जाती है और अपने वर्चस्व की आप बात करते हैं। लोग कहते हैं ना बड़ा ईगोइस्ट है। ईगोइस्ट तो कुछ नहीं है। उसको चेतना आई है, लेकिन अभी वो चेतना नहीं आई जो उसको सुपर ईगो या ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाए। उसको तो बस इतना चेतना आई है कि हमारा जो है हम हैं, जो है हम हैं और कोई नहीं है। ठीक है। तो ईगो वाले थोड़ी सी उनके अंदर प्रथम अपने चेतना और तर्क वितर्क करने की बात आ जाती है। जो तीसरा वाला प्रकार है उसमें दोनों के गुण आते हैं और वही उसको आदर्श सुपर ईगो, जो परम अहम है, वो परमात्मा और उस ज्ञान की तरफ, या जो आपने ज्ञानमय, ब्रह्म विज्ञान, अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, ये आपने पढ़ा होगा, अगर मैम या सर ने पढ़ाया होगा तो आपको वो विज्ञानमय और ज्ञानमय की तरफ ले जाता है सुपर ईगो। ईगो और ईद नहीं ले जाता है। ठीक है। तो यही आपके वो भी देख सकते हैं। अगर जो हम लोग बोलते हैं ईगोइस्ट क्यों है, आप उसके व्यक्तित्व को देख लेते हैं कि भाई ईगोइस्ट है, क्योंकि उसके अंदर तर्क वितर्क बहुत बक 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 करता है, लेकिन वो फालतू चीज़ें करता है, परम अहम की बात नहीं करता। सामान्य दृष्टिकोण। देखिए, सबसे सामान्य यही है, जो जनरल व्यू है वो है व्यक्तित्व के अर्थ से उन गुणों को लिया जाता है जो दूसरों के हृदय पर विजय पाने में सहायक हो। तो व्यक्तित्व में वो चीज़ें हैं जब आप किसी दूसरे को अपने वश में कर लें और दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ दें, वही आपका व्यक्तित्व है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व का स्वरूप, नेचर या फॉर्म या टाइप्स या काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। किसी भी कार्य की प्रणाली के आप देख लीजिएगा, इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग, शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग दिया है। मैंने एक जगह एक लिस्ट दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूँ, मैं अभी वो लास्ट में मिलेगा, मैंने कल वो बनाया था, आप देख, उस पर हम बात करेंगे, फिर इतने पे ही छोड़ देंगे, वो आपको मिलेगा। ये है, देखिए, व्यक्तित्व का स्वरूप। 2 प्रकार से व्यक्तित्व को अलग करते हैं, प्रकार सिद्धांत से, सीलगुण सिद्धांत से। हम पहले बात कर लेते हैं सीलगुण सिद्धांत में। आप अभी तक जितने पर्सनालिटी पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में, इसी के अंतर्गत पढ़े होंगे। सीलगुण सिद्धांत में आप सामान्य सीलगुण वाले व्यक्ति, जो जनरल सीलगुण वाले होते हैं, व्यक्तिगत सीलगुण वाले व्यक्ति, जिनका सामान्य मतलब सामान्य मनुष्य, व्यक्तिगत मतलब उनका कोई विशेष, उनका कोई जो पावरफुल हो, जैसे कि वो ईमानदार, व्यक्तिगत। कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण, गौण प्रवृत्ति शील गुण, ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। इसमें हम लोग बात करते रहेंगे। अब बता दें, थोड़ा थोड़ा बता दें, सामान्य शील गुण वाले जिसमें कि सामान्य से लेके गौण प्रवृत्ति तक, इसको आल्पोर्ट ने दिया था। जैसे यदि हम यह कहते हैं कि श्याम सक्रिय कम परंतु निष्क्रिय ज़्यादा है, तो ये व्यक्तिगत उसकी बात हुई। और इस कार्डिनल में होता है कि जैसे सभी लोग यह प्रवृत्ति में सबको नहीं पाई जाती, कोई एक में पाया जाता है और वह महान व्यक्ति बन जाता है, जैसे गांधी जी हैं या चर्चिल हैं। ठीक है।
केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति वे होती हैं जो 5 से 10 गूढ़ प्रवृत्ति वाले ऐसे होते हैं जिसमें सामाजिकता या आत्मविश्वास या उदासी आदि एक एक चीज़ उसमें पड़ा होता है। गौण प्रवृत्ति वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि इनके खाने की आदत हो और इनका हेयर स्टाइल अलग हो, पहनावा अलग हो। और सतही प्रवृत्ति वाले ऐसे होते हैं जैसे जो कुछ भी प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठता आदि। सतही वाले अगर उनको परोपकार करना है तो उपकार करने के लिए वो कितना नीचे जा सकते हैं उसका कोई नहीं, क्योंकि वो सतही व्यक्ति हैं, बेस पे रहते हैं। और मूल सील गुण वाले होते हैं जैसे सामुदायिकता, हास्य विनोदी, ये उनकी मूल प्रवृत्ति है। भाई वो हर जैसे बोलते हैं ना वो बड़े खुशमिजाज व्यक्ति हैं। तो ये हो गए आपके सीलगुण से संबंधित। हम आते हैं इसमें अब इस इनमें से आलफोर्ड ने दिया है, बाकी को दिया है कैटल ने। दो जो सतही और मूल उसको सतही और मूल को दिया है कैटल ने। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने आलपोर्ट ने दिया है। ठीक है, आलपोर्ट। ठीक, ये जो हमारा और जो है एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग इसको, ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, पूरा मत पढ़िएगा। मैं अ को हमेशा इस तरह से लिखता हूँ, देवनागरी लिपि में अ, ये ध्यान रखिएगा, इस पे कन्फ्यूजन ना होइएगा। अब आ जाइए शारीरिक गुण के हिसाब से जो प्रकार सिद्धांत में है, जिसमें दो लोगों ने क्रेस्मर और शेल्डन ने दिया है। तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण। तो मनोवैज्ञानिक गुण की तरफ आते हैं जिसमें होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। आप लोगों को बताया गया होगा बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम भी बता दें क्या करना है। तो बहिर्मुखी जो कि आशावादी होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। अंतर्मुखी जो रूढ़िवादी और पुरातन रीति रिवाज के मानने वाले होते हैं। और उभयमुखी में दोनों आते हैं, जो जिनमें अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। बहिर्मुखी मैंने बताया खुशमिजाज, आशावादी, यथार्थवादी, खाने पीने के शौकीन। अंतर्मुखी में जो रूढ़िवादी और पुरातन रीति रिवाज के होते हैं। उभयमुखी दोनों के मिक्स होते हैं। अब शारीरिक गुण में आ जाते हैं। शारीरिक गुण में क्रेस्मर के अनुसार और शेल्डन के अनुसार। तो शेल्डन के अनुसार हम पहले देख लेते हैं। शेल्डन के अनुसार जिन्होंने बोला है एंडोमार्फी, मेसोमार्फी, एटोमार्फी। एंडोमार्फी में क्या होता है कि ये लोग खुशमिजाज होते हैं, गोलाकार होता है, मोटे होते हैं, नाटे होते हैं। हाँ, और इन्होंने इसमें शेल्डन ने इसको मिस्रोटोनिया मिस्रोटोनिया कहा है शेल्डन ने ऐसे लोगों को। दूसरा आता है मेसोमार्फी। मेसोमार्फी के लोग क्या होते हैं, इनकी हड्डियां मांसपेशियां बड़ा सुडौल होता है, ये आक्रामक होते हैं, एथलेटिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको शेल्डन ने इनको सेमेटोटोनिया भी की संज्ञा दी है। सेमेटोटोनिया। आज ये एटोमार्फिक, यह बहुत दुबले पतले सिकिया पहलवान सी, हवा आए तो उड़ जाए लोग, ऐसे प्रकार के लोग होते हैं। बड़ा संकोची लज्जालु होते हैं और इनके नींद संबंधी शिकायत होती हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उसके होते हैं एंटोमार्फिक। अब शारीरिक गुण के तहत आ जाते हैं। शारीरिक गुण में क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार। पिकनिक मतलब वही नाटे से भद्दे से पिकनिक, बौने। ठीक है, खाने पीने के शौकीन। और इनको साइक्लोलाइड की संज्ञा दी गई है। दूसरा आते हैं एस्थेनिक प्रकार। एस्थेनिक प्रकार में जिनका कद, शरीर पतला दुबला, मांसपेशियां का विकास आम वजन उम्र के हिसाब से कम होता है, चिड़चिड़ापन, सामाजिकता से दूर, इन्हों को सीजोआर्ड कहा जाता है। अगला है एथलेटिक। एथलेटिक का मतलब होता है खेल कूद वाले, मांसपेशियां विकसित, सुडौल, खेल कूद में दौड़ने वाले। ठीक है, तो ये ऐसे लोग एथलेटिक प्रकार के हैं। फिर आता है डायस्प्लास्टिक प्रकार। इस श्रेणी के तीनों प्रकार के गुण स्पष्ट न मिलने वाले होते हैं। कौन तीनों? पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक। ये तीनों गुण अगर न मिले, मिला जुला गुण हो, तो उनको बोलते हैं डायस्प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक में कई चीज़ें मिल के बनती हैं ना, उसी तरह से डाई प्लास्टिक है, ये मिल के बनते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके व्यक्तित्व के स्वरूप या गुण। लेकिन इसमें मैंने एक नोट लिखा है, व्यक्तित्व का इतिहास बड़ा पुराना है। और सबसे पहले हिप्पोक्रेटस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, 400 ईसा पूर्व, उन्होंने 4 प्रकार के लोगों की बात की थी कि 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। जो उनके प्रकार हैं: पीला पित्त वाले व्यक्ति, काला पित्त वाले व्यक्ति, रक्त पित्त वाले व्यक्ति, कफ या श्लेष्मा वाले व्यक्ति। आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। ये जो नोट्स बना है इसको देखिए। इसमें
इसमें दिया गया है पीला पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त और कफ या श्लेष्मा। तो जो पीला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, ये लोग बेचैन, चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज, गुस्सैल होते हैं। और जो काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, निराशावादी, अवसाद, विदासी, मंदित, ये होते हैं। और रक्त वाले जो होते हैं, प्रसन्न, खुशमिजाज, उत्साही, अग्रेसिव, आशावादी होते हैं। और कफ वाले जो होते हैं, भाव शून्य, निष्क्रिय होते हैं। इन्होंने शुरू शुरू में 4 प्रकार बताया था। तो आज के लिए इतना ही व्यक्तित्व के स्वरूप का आप लोगों ने देखा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया हमें संपर्क करें या हमसे पूछ लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से बताता हूँ, 7007829176। ठीक है, 7007829176। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।